हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इकोनॉमिक्स घटना चक्र है और आज का टॉपिक है मुद्रा एवं बैंकिंग। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए इसको कवर करते हैं। पहले हम लोग मुद्रा के बारे में डिस्कस करेंगे कि मुद्रा क्या है, किसे कहते हैं, कार्य क्या है, क्या विशेषताएं होती है और इन पे आधारित अब तक जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चनों को भी हम लोग बेहतरीन ढंग से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मुद्रा यानी मनी। मुद्रा किसे कहते हैं? देखिए, मुद्रा वह होता है जो मुद्रा का कार्य करे और मुद्रा की निम्न विशेषताएं होती हैं। क्या क्या विशेषताएं होती है? पहला कि मुद्रा सर्व स्वीकार होती है, यानी मुद्रा को सभी जगह स्वीकार किया जाता है। दूसरा, मुद्रा का जो मान्यता है वो वैधानिक प्राप्त है, यानी वैधानिक मान्यता प्राप्त होता है। और मुद्रा जो है एक रूप में और विभाजनीय होता है। तो मुद्रा का जो रूप होगा एक रूप और विभाजनीय। कार्य क्या है? मुद्रा के कार्यों को देखिए दो भागों में बांटा जाता है। पहला प्राथमिक कार्य, दूसरा गौण कार्य। प्राथमिक कार्य में क्या क्या आते हैं? तो विनिमय का माध्यम है मुद्रा और मूल्य का मापक, दो है प्राथमिक कार्य में। गौण कार्य में जो मुद्रा का जो कार्य है गौण कार्य, इसमें है भावी भुगतान का आधार, यानी मुद्रा को जो है भावी भुगतान का आधार बनाया जाता है, मूल्य का संचयन किया जाता है और मूल्य का हस्तांतरण किया जाता है। मुद्रा की मांग, मुद्रा की मांग जो है सामान्य तौर पर तीन कार्यों के लिए की जाती है। पहला ट्रांजैक्शन के लिए, यानी लेन देन उद्देश्य के पूर्ति के लिए। दूसरा है सतकर्ता उद्देश्यों अर्थात आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। और तीसरा सटा उद्देश्यों अर्थात आकस्मिक अवसरों से लाभ कमाने के लिए। मुद्रा की पूर्ति किस तरह से किया जाता है, कहां से किया जाता है? तो देखिए, भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। भारत में मुद्रा की पूर्ति के लिए न्यूनतम निधि प्रणाली अपनाई जाती है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम अपनाया जाता है। और इसके तहत न्यूनतम 200 करोड़ की निधि रखकर भारतीय रिजर्व बैंक कितना भी मुद्रा जो है छाप सकता है। 200 करोड़ रुपए की निधि में 115 करोड़ रुपए का जो है स्वर्ण रखने का जो है इसमें प्रावधान है। और 85 करोड़ रुपए का जो है इसमें क्या किया जाएगा? 85 करोड़ जो रुपए हैं विदेशी प्रतिभूति में मतलब कि रहेंगे। भारत में मुद्रा की पूर्ति को जो है चार मापकों के आधार पर मापा जाता है। पहला है M1। M1 में जो मतलब कि M1 को जिस तरह से मापा जाता है उसमें प्रचलन में करेंसी यानी करेंसी, फिर डिमांड और अदर डिमांड, इन तीनों को मिलाकर जो है M1 का रखना होता है। M2 जो है, M2 में क्या आता है? तो M1 प्लस डाक खानों की जमाएं। M3 में M1 प्लस सावधिक जमा और M4 जो है इसमें M3 प्लस डाक खाने की जमाएं। इन मुद्राओं का जो तरलता क्रम है आप देख सकते हैं M1, M2, M3 और M4 है। और व्यापकता का जो क्रम है सबसे ज्यादा व्यापक M4, फिर M3, फिर M2, फिर M1, इस तरह से जो है क्रम को दिया गया है। इसमें जो M3 है इसको ब्रॉडर मनी कहा जाता है, बृहद मुद्रा, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बैंकिंग है, बैंकिंग के इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आधुनिक काल में भारत में बैंकिंग का प्रारंभ 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ होता है, जो कि यूरोपीय प्रबंध के तहत कलकत्ता में पहला बैंक था। तो यूरोपीय प्रबंधन के तहत जो है कलकत्ता में पहला बैंक खोला गया। 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया की जो है स्थापना हुई 1786 में, ध्यान रखिएगा। और भारत में सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक जो है 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल स्थापित हुआ। इसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास और आगे चलकर 1921 ईस्वी में इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया, जो 1 जनवरी 1955 को राष्ट्रीयकृत होकर भारतीय स्टेट यानी SBI के रूप में सामने आया। तो इसका राष्ट्रीयकृत होने का जो समय है याद रखिएगा 1 जनवरी 1955, और यह SBI के रूप में तब्दील हो गया। 1863 ईस्वी में बैंक ऑफ अपर इंडिया और 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक की जो है स्थापना हुई और ये भारत के सबसे पहले ज्वाइंट स्टॉक बैंक थे। 1881 ईस्वी में प्रथम भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बैंक अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। यह सीमित दायित्व वाला पहला भारतीय बोर्डों के द्वारा प्रबंधित बैंक था। इसी क्रम में 1894 ईस्वी में
प्रथम पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाले बैंक पंजाब नेशनल बैंक की जो है स्थापना की गई। भारतीयों के पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन वाला पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक कौन था? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था और इसकी स्थापना 1911 ईस्वी में की गई थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय बैंकिंग इतिहास में एक बड़ी घटना 19 जुलाई 1969 को घटी, जब 14 बैंकों की जिनकी जमा राशि थी 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक थी, इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसी क्रम में 15 अप्रैल 1980 को 6 और वाणिज्यिक बैंक जिनका जमा राशि कितना था 200 करोड़ रुपए या उससे अधिक, तो इनकी जो जमा राशि थी 200 करोड़ रुपए या उससे अधिक राशि वाले इन 6 वाणिज्यिक बैंकों को जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पुनः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 30 अगस्त 2019 को 10 बैंकों का जो है समामेलन 4 बैंकों के रूप में किए जाने की बृहद योजना की घोषणा की गई। यानी जो और 10 बैंक थे इनको अब 4 बैंक के रूप में जो है मतलब कि तब्दील कर दिया जाएगा। इसके क्रियान्वित होने के बाद देश में भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या घटकर 11 रह गई। इसके तहत पहला जो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, और आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय किया गया। इसके बाद देखिए आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश के केंद्रीय बैंक है। देश में मौद्रिक नीति का निर्धारण इसी के द्वारा किया जाता है। भारत में एक केंद्रीय बैंक के गठन की अनुशंसा 1926 में गठित हिल्टन यंग समिति के द्वारा की गई थी। इस समिति का नाम याद रखना है। और इसी के अनुपालन में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। इसका 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया और सीडी देशमुख स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर थे। तो सीडी देशमुख का नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का कार्य क्या है? देखिए आरबीआई का जो कार्य है नोटों का निर्गमन करना है, सरकार के बैंकों के रूप में कार्य करना है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना है, साख यानी ऋण का नियंत्रण करना। केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण जो है 2 विधियों से करता है। जो केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण कितने विधियों से? 2 विधियों से। पहला है मात्रात्मक यानी परिमाणात्मक नियंत्रण और दूसरा है गुणात्मक यानी चयनात्मक नियंत्रण। मात्रात्मक साख नियंत्रण के तहत आरबीआई अर्थव्यवस्था में एक समान रूप से बिना भेदभाव किए सभी क्षेत्रों में साख सृजन को प्रभावित करता है। गुणात्मक साख नियंत्रण के लिए वह किसी क्षेत्र विशेष में साख का नियंत्रण करता है, पूरी अर्थव्यवस्था में नहीं। ध्यान रखिएगा। तरलता नियंत्रण के जो उपकरण है, पहला है मतलब कि CRR, जिसे कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है, नगद आरक्षित अनुपात। अपनी सभी जमाओं यानी मांग जमा और सावधि जमा, इन दोनों जमाओं को जो है वह अनुपात, इन मतलब कि अपनी सभी जमाओं का वह अनुपात जो वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना होता है वह CRR कहलाता है, यानी कैश रिजर्व रेशियो। अपना जमाओं का कुछ अंश वाणिज्यिक बैंकों को जो है, जो वाणिज्यिक बैंक हैं, अपने मतलब कि जमाओं का जो मांग जमा है और सावधि जमा है, इन दोनों का जो अंश है आरबीआई के पास जमा करना होता है, वो है CRR। CRR में वृद्धि से बैंकों के पास तरलता में कमी आती है और इसके विपरीत इसमें कमी से जो है तरलता को मतलब कि बढ़ाता है। तो जब CRR में वृद्धि होगा तो बैंक के पास तरलता में कमी आ जाएगी और इसके विपरीत इसमें कमी पे तरलता जो है बढ़ जाती है। इसके बाद है SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात। बैंकों की समग्र जमाओं का वह अनुपात होता है जो उन्हें सरकारी प्रतिभूति, स्वर्ण, नकदी जैसी चल एवं सुरक्षित संपत्तियों के रूप में रखना होता है, वह SLR कहलाता है, सांविधिक तरलता अनुपात कहलाता है। यह भी तरलता से ऋणात्मक रूप से संबंधित होता है।
इसके बाद दूसरा जो है इसमें साख नियंत्रण के उपकरण है, इसमें क्या क्या आते हैं, तो रेपो रेट आता है। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट देखिए वह दर होता है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। यह अनुसूचित बैंकों के साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है। रेपो की कम दर के कारण बैंक अधिक मात्रा में साख सृजन कर सकते हैं क्योंकि उन्हें आरबीआई से सस्ती दर पे ऋण की प्राप्ति हो जाती है। और इसके बाद है रिवर्स रेपो दर। इसमें क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों की आरबीआई में जमाओं पर ब्याज देता है, इसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट यानी जो बैंक दर है वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है, वह बैंक दर कहलाता है। और इसका भी साख सृजन से जो है विपरीत संबंध होता है। इसके बाद है सीमांत अस्थायी सुविधा दर यानी एमएसएफ रेट। यह क्या है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी अति अल्पकालीन तरलता आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने एसएलआर के बदले आरबीआई से जिस दर पर वह ऋण लेते हैं उसे एमएसएफ रेट कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि बैंक एमएसएफ दर पर अपनी कुल जमाओं के 2% से जो है अधिक ऋण नहीं ले सकते हैं। आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण के यहाँ पे कुछ डायग्राम है, आप देख सकते हैं। पहला है परिमाणात्मक साख नियंत्रण उपकरण और दूसरा है चयनात्मक साख नियंत्रण उपकरण। जो परिमाणात्मक साख नियंत्रण उपकरण है इसमें क्या क्या चीज आते हैं? बैंक दर है, एमएसएफ दर है, खुला बाजार की क्रिया शेयरों की खरीद बिक्री, रिवर्स रेपो और रेपो रेट है, सीआरआर है और एसएलआर है। इसके बाद जो इसमें दूसरा है चयनात्मक या गुणात्मक साख नियंत्रण उपकरण। इसमें 3 चीजें हैं: न्यूनतम सीमा का निर्धारण, नैतिक दबाव एवं सलाह, साख मानदंड का निर्धारण। तो साख मानदंड का निर्धारण यह गुणात्मक साख नियंत्रण उपकरण का जो है एक भाग है। देखिए मुद्रा स्फीति एवं अस्फीति ये क्या है? आप बैंकिंग क्षेत्र में जाइएगा, अगर इसमें कुछ स्टडी करिएगा तो मुद्रा स्फीति एवं अस्फीति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए कीमतों में एक अस्थायी वृद्धि की प्रवृत्ति को मुद्रास्फीति और कीमतों में क्या अस्थायी कमी के प्रवृत्ति को मुद्रा अस्फीति कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, मतलब कि समझिएगा इसको। कीमत में एक अस्थायी वृद्धि होती है तो इस प्रवृत्ति को मुद्रास्फीति कहते हैं, और कीमत में अस्थायी अगर कमी होती है तो इस प्रवृत्ति को मुद्रा अस्फीति कहा जाता है। दर के आधार पे मुद्रास्फीति को निम्न रूप में बांटा जाता है। पहला है रेंगती स्फीति यानी क्रीपिंग इन्फ्लेशन। रेंगती स्फीति ये क्या है? जब स्फीति की दर एक अंकीय हो तो रेंगती स्फीति कहलाता है। दूसरा है कूदती स्फीति यानी कूदती स्फीति जो है यानी ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। जब स्फीति 2 या 3 अंक की हो तो यह जो है कूदती स्फीति होता है। तीसरा है अधिस्फीति हाइपर इन्फ्लेशन। जब स्फीति की दर बहुत अधिक हो तो इसे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसा कि जिम्बाब्वे में जुलाई 2008 में 23.1 करोड़ प्रतिशत जब स्फीति मांग के बढ़ने के कारण आए तो इस मांग प्रेरित स्फीति कहते हैं। जबकि इन्हीं कारणों से लागतों में वृद्धि हो जाए तो इस स्थिति में उत्पन्न स्फीति लागत प्रेरित स्फीति कहलाती है। स्फीति के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला है इसमें मांग में वृद्धि करने वाले कारक हैं, दूसरा है पूर्ति में कमी करने वाले कारक और तीसरा है लागत में वृद्धि करने वाले कारक। तो मांग में वृद्धि करने वाले जो कारक हैं इनमें कौन कौन से कारक हैं? मुद्रा की पूर्ति बढ़ाया जाए, काला धन, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, ऋणों का पुनर्भुगतान किया जाए, जनसंख्या में वृद्धि और कालारोपण में कटौती। पूर्ति में कमी करने वाले जो कारक आते हैं वो कौन कौन से कारक हैं? तो साधनों की पूर्ति में कमी, श्रमिक आंदोलन, प्राकृतिक संकट, कृत्रिम दुर्लभता, निर्यात बढ़ जाए एवं आयात में कमी हो जाए, उत्पत्ति ह्रास नियम प्रभावी हो अर्थात आगे उत्पादन करने पर लागत बढ़ जाए। लागत में वृद्धि करने वाले जो कारक है वह साधनों की मांग में वृद्धि, जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि, एकाधिकार लाभ में वृद्धि, मजदूर संघों के द्वारा लागत वृद्धि और व्यापारियों का अनैतिक गठबंधन। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो इसमें है फिलिप्स वक्र है। इसके बारे में हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कस किया था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
1958 में A.W. फिलिप ने मुद्रास्फीति दर एवं बेरोजगारी के मध्य अल्पकालिक संबंध की व्याख्या की। उनके अनुसार अल्पकाल में बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के मध्य व्युत्क्रम संबंध होता है, अर्थात स्फीति दर पे नियंत्रण बेरोजगारी को बढ़ाएगा। स्फीति दर का जो है व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है 1 बटा बेरोजगारी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका जो संबंध दिखाया गया है, एक तरफ स्फीति है, दूसरा तरफ बेरोजगारी है। आप देख सकते हैं फिलिप्स वक्र का जो डायग्राम है इंपॉर्टेंट है। और मुद्रास्फीति पे नियंत्रण के जो उपाय हैं दो तरह से है, राजकोषीय उपाय या सरकारी प्रयास, और दूसरा है मौद्रिक उपाय। सरकारी प्रयास या राजकोषीय उपाय में जो पहला उपाय है करारोपण में वृद्धि करना, सार्वजनिक व्यय में कमी कर देना, ऋणों में वृद्धि करना, प्रत्यक्ष कार्यवाहियां, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और आय में वृद्धि। मौद्रिक उपाय में सीआरआर में वृद्धि है, एसएलआर में वृद्धि है, रेपो रेट में वृद्धि है, रिजर्व रेपो रेट में वृद्धि है, बैंक दर में वृद्धि है। ये मौद्रिक उपाय हो सकते हैं। मुद्रास्फीति का जो प्रभाव है आप देख सकते हैं, उपभोक्ता पे निगेटिव प्रभाव, व्यापारियों पे पॉजिटिव प्रभाव। इसी तरह जो है आप ऋणी पे देख सकते हैं कि इसका जो है ऋणी पे क्या प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति का, तो मतलब पॉजिटिव पड़ता है। और ऋणदाता पे निगेटिव, सार्वजनिक बचत पे भी निगेटिव, सार्वजनिक व्यय पे जो है इसका जो प्रभाव होता है पॉजिटिव होता है, आयात पे पॉजिटिव होता है, निर्यात पे निगेटिव होता है, रोजगार पे पॉजिटिव होता है, उत्पादन पे यानी इसमें फायदा होता है, उत्पादकों को भी जो है इसमें फायदा होता है, यानी इनका प्रभाव जो होता है किस प्रकार का होता है, तो पॉजिटिव। व्यापारियों का भी जो इस पर जो व्यापारी है इन पर जो प्रभाव पड़ेगा पॉजिटिव प्रकार का, कृषकों पे भी पॉजिटिव, परिवर्तनशील आय वर्ग पे पॉजिटिव और स्थिर आय वर्ग पे निगेटिव, और पेंशन भोगी पे भी जो है नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। और इसी के साथ यह जो मतलब कि इस टॉपिक के तहत जो शॉर्ट्स नोट थे वो समाप्त होते हैं। इस पे आधारित क्वेश्चन जो पूछा गया है आप यहां पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इसमें जो है एंट्रेंस कवरेज रेशियो जो मतलब कि है इस पद का क्या महत्व है, ब्याज व्याप्ति अनुपात का आपको जो है मतलब इस पद का महत्व बताना है। पहला है यह उस फॉर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि वर्तमान जोखिमों को समझने में मदद करता है। दूसरा, यह उस फॉर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है इसके आने वाले जोखिमों के मूल्यांकन में मदद करता है। और तीसरा है उधार लेने वाली फॉर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी ही खराब होगी। इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सही है, तो पहला दूसरा इसमें स्टेटमेंट सही है। कैसे, देखिए जो ब्याज व्याप्ति अनुपात है एक ऋण और मतलब कि लाभप्रदता अनुपात है जिसका उपयोग यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि कंपनी अपने बकाया ऋण पर कितनी आसानी से ब्याज का भुगतान कर सकती है। तो जो इंट्रेंस कवरेज रेशियो है एक ऋण और लाभप्रदता अनुपात है, याद रखिएगा। और इसका उपयोग निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि कंपनी अपना बकाया ऋण पर कितनी आसानी से ब्याज का भुगतान कर सकती है। ब्याज व्याप्ति अनुपात को कभी कभी अर्जित ब्याज यानी टाइम इंटरेस्ट अर्न अनुपात भी कहा जाता है। ऋणदाता, निवेशक और लेनदार अक्सर इन फॉर्मूले का जो उपयोग क्या करते हैं, कंपनी के मौजूदा ऋण के सापेक्ष या भविष्य में उधार लेने के लिए जोखिम का निर्धारण करने के लिए करते हैं। एक उच्च व्याप्ति अनुपात बेहतर है, हालांकि आदर्श अनुपात उद्योग के द्वारा भिन्न हो सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते यानी डिमांड डिपॉजिट अकाउंट में जो 1 लाख की नगदी राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी, डी ऑप्शन। एक निश्चित समय में लोगों में संचरण करने वाली कुल मुद्रा को मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मापों को 4 रूपों में प्रकाशित किया जाता है। आप देख सकते हैं M1, M2, M3 और M4। M1 क्या है, CU प्लस DD प्लस OD, जो करेंसी है, जो डिमांड है, अदर डिमांड है, इसको मिलाकर M1 का निर्माण होता है। M2 क्या होता है, M1 प्लस डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाएं। और M3 क्या है, M1 प्लस व्यवसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाएं। और M4 है M3 प्लस डाकघर बचत संस्थाओं में कुल जमाएं। CU लोगों के द्वारा जारी की गई करेंसी होता है, नोट और सिक्के हैं।
डीडी व्यावसायिक बैंकों के द्वारा रखी गई निवल मांग जमा है, और जब डीडी घटकर 1 लाख निकलेगा तब सीयू घटकर 1 लाख जो है बढ़ जाएगा। तत्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। तो इस तरह से आपका डी प्रश्न का सही उत्तर होगा। यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा। इसमें 3 स्टेटमेंट दिया गया है, बताइए कि क्या नहीं कर सकता है। इसका सही जवाब है केवल दूसरा स्टेटमेंट जो है, सीमांत अस्थायी सुविधा दर को बढ़ाना। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, प्रसारवादी मौद्रिक नीति तब होता है जब किसी देश का केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए पैसे की आपूर्ति को बढ़ा देता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति का विभिन्न तरीकों से जो है नियंत्रण करती है। मुद्रा पूर्ति के लिए प्रयुक्त उपकरण परिमाणात्मक अथवा गुणात्मक हो सकते हैं। परिमाणात्मक उपकरण मुद्रा पूर्ति की मात्रा को सीआरआर अथवा बैंक दर, एसएलआर अथवा खुले बाजार की क्रियाओं में परिवर्तन करके करते हैं। आरबीआई मुद्रास्फीति के समय एसएलआर को बढ़ा देता है जिससे बैंक साख सृजन कम कर सके, और इसी तरह मंदी के समय एसएलआर को जो है घटा दिया जाता है जिससे बैंक अधिक साख सृजन कर सके। सीमांत अस्थायी सुविधा के तहत बैंक अंतर बैंक तरलता की कमी पूरा करने के लिए आपातकालीन स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक से जो है उधार लेते हैं, और यदि रिजर्व बैंक एमएसएफ दर को बढ़ा देता है तो बैंकों के लिए उधार लेना महंगा हो जाएगा, और यह प्रसारवादी मौद्रिक नीति का जो है अनुसरण नहीं करेगा। अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाने के लिए बैंक दर और रेपो रेट में कमी की जाती है, अतः यह जो है प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। पहला है वाणिज्यिक पत्र अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है। दूसरा, जमा प्रमाण पत्र भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किसी निगम को निर्गत किए जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र है। तीसरा है दीर्घावधि जो द्रव्य है जो कॉल मनी है, अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है, और जो जीरो कूपन बॉन्ड है, जो बॉन्ड है शून्य कूपन बॉन्ड अनुसूचित व्यापारिक बैंकों के द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज सहित अल्पकालिक बॉन्ड होते हैं। इसमें क्या सही है? देखिए, इसमें आपका जो है सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। वाणिज्यिक पत्र जो कमर्शियल पेपर होते हैं अल्पकालीन प्रतिभूति सहित वचन पत्र हैं जो कम से कम 7 दिन और अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए जो है यह जारी किए जाते हैं। तो पहला कथन सही है। दूसरा है जामा जो प्रमाण पत्र है एक प्रारंभिक मुद्रा बाजार साधन है, और यह एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए बैंक या अन्य पात्र वित्तीय संस्थान में जमा किए गए धन के विरुद्ध एक जो है प्रोमिसरी नोट के रूप में जो है जारी किया जाता है। यह फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए बी सही नहीं है। और जो कॉल मनी है ऐसे वित्त को कहते हैं जो लघु अवधि का होता है जिसे मांगे जाने पे चुकता करना होता है, और इसका उपयोग अंतर बैंक लेन देनों में किया जाता है। तो सी इसी प्रकार सही है। जो जीरो कूपन बॉन्ड है इसको जीरो भी कहते हैं क्योंकि इन बॉन्ड्स पर किसी भी कूपन का भुगतान यानी ब्याज का भुगतान जो है नहीं होता है, यह हमेशा डिस्काउंट पर जारी किया जाता है, इसलिए डी आपका जो है सही नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से भारत का कौन सा वाणिज्यिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? वह है भारतीय स्टेट बैंक। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो 2005 से। अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 जो है 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? तो बैंक बोर्ड ब्यूरो। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्ष एवं अन्य महत्वपूर्ण पदों के लिए चयन बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी बीबीबी द्वारा जो है किया जाता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो को मतलब ब्यूरो के द्वारा, और इसकी अनुशंसा के आधार पर सरकार इनकी नियुक्ति करता है। सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के प्रमुखों के चयन की जो है
अनुशंसा के साथ यह बैंकों की पूंजी उद्ग्रहण योजनाओं और रणनीतियों के विकास में भी सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के द्वारा अंतर ऋणदाता करार इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था? देखिए, इसमें आप 4 यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं और इसी के आधार पे आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो डी ऑप्शन देखिए, इसमें सही जवाब है 50 करोड़ रुपए या अधिक की दबाव युक्त परिसंपत्तियों का जो यह संघ उधारी के अंतर्गत है अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य रखना। और इसके बारे में देख लेते हैं। सुनील मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पे, तो सुनील मेहता समिति का नाम याद रखिएगा, और इसके अनुशंसा के आधार पे सरकार के द्वारा दबाव युक्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए स्वीकृत प्रोजेक्ट था वो सशक्त के तहत 23 जुलाई 2018 को भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के द्वारा अंतर ऋणदाता करार इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट इस पे हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते का उद्देश्य 50 करोड़ रुपए या अधिक की दबाव युक्त परिसंपत्तियों से जो है संघ उधारी के अंतर्गत है और इसके समाधान जो है त्वरित करना था। इसका समाधान यानी इसका रिजोल्यूशन है इसको त्वरित करना है। और इस करार पर एसबीआई और पीएनबी सहित 22 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 19 निजी क्षेत्र के बैंक और 32 विदेशी बैंकों के साथ एलआईसी और हुडको जैसे 12 प्रमुख वित्तीय संस्थानों के द्वारा जो है हस्ताक्षर किए गए हैं। इस करार के तहत कंसोर्टियम के मुख्य ऋणदाता को अधिक जो है अधिकार देते हुए समाधान योजना प्रस्तुत करने तथा समूह के 66% ऋणदाता बैंकों के द्वारा सहमत होने पर उस योजना के अनुमोदन का जो है प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने के निम्नलिखित कारकों का जो योगदान है वो कौन कौन से कारक हैं? तो मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने वाले जो कारक हैं इसमें जो दिया गया पहला है कि भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का, तो पहला सही है। और विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का, जो विदेश में है उनके द्वारा भेजे गए जो धन है इसके मतलब की माध्यम से जो है इन कारकों का योगदान जो होता है मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में होता है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। देखिए, जो करेंसी क्राइसिस होता है, जब मुद्रा संकट होता है, तो इसका जो तात्पर्य है ऐसी परिस्थिति से है जब किसी देश के केंद्रीय बैंक की अपनी विदेशी मुद्रा भंडार के आधार पर देश के मुद्रा की नियत विनिमय दर को बनाए रखने की क्षमता पे गंभीर प्रश्न चिन्ह उठता है, मतलब प्रश्न चिन्ह लग जाता है। सामान्यतः ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई देश गंभीर रूप से बैलेंस ऑफ पेमेंट घाटे का सामना कर रहा हो तब, और वह अपने आयात और ऋण शोधन का कह सकते हैं कि वित्तीयन अपने अपर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार से न कर पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में देश का केंद्रीय बैंक देश के मुद्रा की विनिमय दर को जो है स्थिर रखने में असफल रहता है और मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। भारत के संदर्भ में देश के जो आईटी सेक्टर है इनके द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जन और विदेशस्थ भारतीयों के द्वारा भेजा गया रेमिटेंसेस यानी धन देश में विदेशी मुद्रा अंतर प्रवाह को बढ़ाकर विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करने के साथ भुगतान संतुलन के घाटे को कम करने और इस तदनुसार कह सकते हैं कि मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके विपरीत सरकारी व्यय के बढ़ने से यदि रुपए की आपूर्ति बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में रुपए का मूल्य गिरने से मुद्रा संकट का जो जोखिम है और बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किए जाने वाले सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? तो इसमें जो है 4 ऑप्शन है, आप देखकर बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, एक प्रसारणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। तो प्रसारणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना इसका मतलब देखिए, गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पे नियंत्रण एवं निर्यात को प्रोत्साहन, रुपए मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने और विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाने जैसे उपायों से देश में विदेशी मुद्रा यानी विशेषकर डॉलर इसका अंतर प्रवाह बढ़ेगा, जिससे भारतीय रुपए में मजबूती आएगी। इसके विपरीत अगर बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो प्रसारणशील मौद्रिक नीति है इनके अनुसरण से
मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी, ब्याज दरों में कमी आएगी, जिससे मुद्रा का मूल्य घटेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह बढ़ेगा और भारतीय रुपए में और गिरावट आएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण यानी स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के हाल का निर्देश, जिसे प्रचलित रूप से डेटा डिक्टेट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं यानी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को समादेशित करता है कि इसमें कुछ स्टेटमेंट है। पहला कि यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाएं। दूसरा है, यह सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमी ही करें। और तीसरा, वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो है समेकित प्रणाली लेखा परीक्षा जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए इसमें पहला सिर्फ स्टेटमेंट जो है सही है, मतलब कि सही है। पहला जो कहा गया है कि पहला में है कि भुगतान प्रणाली आंकड़े के भंडारण के जो मतलब कि समादेशित करना है, जो पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को जो समादेशित करना है वो यह है कि वह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आंकड़े जो है एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाए। देखिए स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा जो है, इसके संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 6 अप्रैल 2018 को जारी निर्देश भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को समादेशित करता है कि उनके द्वारा परिचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समस्त आंकड़े केवल भारत में ही एक प्रणाली में संग्रहित किए जाएं। इन आंकड़ों में मैसेज भुगतान निर्देश के हिस्से के रूप में शुरुआत से लेकर अंत तक के समस्त लेन देन संबंधी विवरण, संग्रह की गई, लाई गई, संशोधित की गई सूचना जो है शामिल होनी चाहिए। और इस कार्य के पूर्ण होने के पश्चात प्रणाली प्रदाता प्रणालीगत लेखा परीक्षा रिपोर्ट यानी सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करेंगे। यह शट इन यानी लेखा परीक्षा जो शट इन है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के द्वारा सूचीबद्ध लेखा परीक्षकों द्वारा की जाएगी। तो इस तरह से कथन जो थर्ड था असत्य है। संबंधित निर्देश में कथन 2 संबंधित बाध्यता है नहीं दी गई है, तो 2 भी जो है असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें अभिकथन ए और दूसरा जो कारण है आर। अभिकथन ए है, ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालिक प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को जो है खरीदता है। कारण आर, इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है। बताइए क्या इसमें सही है। तो देखिए पहला और दूसरा दोनों सत्य है और आर की सही व्याख्या भी करता है। इसके बारे में देख लेते हैं। जुलाई 2020 में घरेलू मांग में तेजी लाने के लिए निवेशकों को लुभाने और सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के उद्देश्य से जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन ट्विस्ट जो है शुरू किया। इसके तहत रिजर्व बैंक सरकार से 10,000 करोड़ रुपए का जो है दीर्घकालीन सरकारी बॉन्ड की खरीद की, उतना ही रकम के अल्पकालीन ट्रेजरी बिलों की बिक्री की और इससे अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन निवेश को जो है बढ़ावा मिला। 2019 में रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 135 बेसिस पॉइंट की कटौती की, लेकिन बैंकों ने इसका अत्यधिक लाभ जो है लोगों तक नहीं पहुंचाया। यही कारण है कि आरबीआई ऑपरेशन ट्विस्ट के मदद से आर्थिक सुस्ती मतलब कि जो आर्थिक सुस्ती दूर करने की जो है कोशिश में लगा है। ऑपरेशन ट्विस्ट एक मौद्रिक नीति है जिससे पहली बार अमेरिका फेडरल रिजर्व ने जो है प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैशलेस देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा किस समिति का जो है गठन किया गया है। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यह जो क्वेश्चन है मतलब पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है नीरज कुमार गुप्ता समिति को जो है गठित किया गया था। मतलब कि नकद रहित जो है लेन देन को बढ़ावा देने के लिए, कैशलेस को जो है मतलब कि बढ़ावा देने के लिए जिस समिति का गठन किया गया था उस समिति का नाम याद रखना है, नीरज कुमार गुप्ता समिति। इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसमें 7 सदस्य थे। इसी क्रम में 8 नवंबर 2016 के लिए जो है एक मतलब कि 16 को लिए गए मौद्रीकरण के निर्णय के बाद 25 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार द्वारा सरकार नागरिक के मध्य डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के सीईओ
अमिताभ कांत की अध्यक्षता में भी एक समिति का गठन किया गया, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है 14, निम्न में से कौन सा बॉन्ड जो है इसके द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं? कौन सा बॉन्ड है, किस बॉन्ड के द्वारा भारतीय संस्थान मतलब कि विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं? वह है आपका मसाला बॉन्ड, बी ऑप्शन। और मसाला बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं। मसाला बॉन्ड के द्वारा भारतीय संस्थान जो है विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं। जुलाई 2016 में एचडीएफसी पहली ऐसी भारतीय कंपनी बनी जिसने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में मसाला बॉन्ड जारी किया। सरल शब्दों में विदेशी पूंजी बाजार में निवेश के लिए भारतीय रुपए में जारी किए जाने वाला बॉन्ड मसाला बॉन्ड है। इस सुविधा के पूर्व अंतरराष्ट्रीय बाजार में निवेश के लिए बॉन्ड डॉलर में जारी करना होता था। 15 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी दर क्या थी? तो 5.6%। ठीक है, देखिए इसी के समाप्त इस सेशन को समाप्त करते हैं इसी क्वेश्चन के साथ, और नेक्स्ट में हम लोग 16 से स्टार्ट करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू।